हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी ये जो सोनेट है द वर्ड इज़ टू मच विद अस, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और इसका इंट्रोडक्शन दिया था आपको। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक ग्रेट रोमांटिक पोइट थे और ही वॉज ऑल्सो नोन एज द प्रिस्ट ऑफ नेचर या वर्शिपर ऑफ नेचर। साथ ही साथ मैंने आपको यही भी एक्सप्लेन किया था, दिस पोएम द वर्ड इज़ टू मच विद अस इज़ ए सोनेट एंड इट फॉलोज द इटालियन फॉर्म्स या पेट्राकन मॉडल ऑफ सोनेट। मतलब पेट्राकन सोनेट है, इटालियन सोनेट है या उस स्टाइल में लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आज से या अगले लेक्चर से हम आपको पोएम्स को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन या लाइन बाय लाइन या वर्ड टू वर्ड। तो बच्चों, आज हम पोएम को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उससे पहले आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दें कि अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं भी है तो यू डोंट वरी, आपकी स्क्रीन पे या आपके सामने जो स्क्रीन है इस पे पोएम्स की कंप्लीट लाइंस लिखी हुई हैं और इन लाइंस के नीचे इनके वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं कि अगर कोई हार्ड वर्ड आ गया हो तो आपको उसकी मीनिंग्स भी लिखी हुई हैं। तो अगर आप इसको पढ़ते वक्त या देखते वक्त इस वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसका प्रिंट लेने की कोशिश करें तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक की। अभी ऐसा नहीं है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी अगर नहीं है तब के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा अटेंटिव माइंड के साथ देखिएगा और मेरे वर्ड्स पे, मेरी लाइंस पे थोड़ा माइंड फोकस करना अपना, और आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। बच्चों, एक्सप्लेन करूँ उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ। वैसे तो आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो ये चीज़ आपको पता होगी, फिर भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हम पोएम्स पढ़ते हैं तो पोएम्स को पंक्चुएशन मार्क्स के साथ, स्टॉपेज के साथ मीनिंग क्लियर करते हुए अगर पढ़ेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। इट मीन्स जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स लग रहे हैं, जहाँ पे कॉमा, फुल स्टॉप जैसे चीज़ें लग रही हैं, वहाँ तक आप मीनिंग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए चीज़ें चलेंगी और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, जैसा कि टाइटल ही है अपने इस पोएम का या इस सोनेट का। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून। लेट एंड सून की बात करें बच्चों, पहले तो द वर्ड की बात करें। कौन से वर्ल्ड की बात की जा रही है? कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न टाइम। इट मीन्स द वर्ल्ड इन विच द ह्यूमन बीइंग इज़ गोइंग टूवर्ड्स मटेरियलिज्म या मटेरियल थिंग्स। ऐसा वर्ड जिसमें लोग भौतिकतावादी संसार की तरफ जाते जा रहे हैं, या मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो वो ऐसे वर्ल्ड की बात कर रहा है। और हम अगला वर्ड देखते हैं, लेट एंड सून। तो लेट एंड सून का मतलब क्या होता है बच्चों? लेट पास्ट को शो करता है, जो जा चुका है। सून जो आने वाला है, फ्यूचर को प्रेजेंट करता है। इट मीन्स ऑल टाइम। लेट एंड सून का मीन्स क्या होगा? ऑल टाइम। गेटिंग एंड स्पेंडिंग। गेटिंग एंड स्पेंडिंग का सिंपल सा मीनिंग है क्या? अर्निंग एंड स्पेंडिंग। एंड व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट, या ही इज़ टॉकिंग अबाउट मनी। मतलब अर्निंग एंड स्पेंडिंग किस चीज़ की? मनी की। वी ले
वेस्ट आवर पावर्स एनर्जी, और वेस्ट आपको पता है डिस्ट्रॉय करना। तो अभी तक फर्स्ट 3 लाइन्स को एक बार आप एक्सप्लेन कर लो, सॉरी फर्स्ट 2 लाइन को एक बार एक्सप्लेन करके देखो क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है। द पोएट सेज दैट, या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि द पोएट वॉज डीपली सैड। कल भी मैंने बताया था कि पोएट वॉज लेमेंटिंग, वो रो रहा था, दुख व्यक्त कर रहा था। किस पे? दैट हिज कंटेम्प्रेरीज, उसके जो साथी हैं, उसके जो समकालीन हैं, कंटेम्प्रेरीज मतलब होगा समकालीन, उसके टाइम पे जो लोग थे उनको बोला जाता है कंटेम्प्रेरीज। तो क्या कह रहा है कि द पोएट वॉज सैड टू सी दैट हिज कंटेम्प्रेरीज वर वेस्टिंग ऑल देयर पावर्स एंड टाइम इन अर्निंग मनी एंड स्पेंडिंग इट। तो उसने क्या कहा फर्स्ट 2 लाइन में कि ही इज सैड, द पोएट इज सैड टू सी, वो सैड है क्या देख करके, दैट द मैन ऑफ हिज टाइम, उसके टाइम का जो मैन है ना, दे आर बिजी एवरी टाइम या ऑल टाइम इन अर्निंग मनी एंड स्पेंडिंग मनी, एंड इन दिस वे दे आर लॉसिंग देयर पावर, वो अपने पावर को लॉस कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहा है वो? क्योंकि दे हैड ग्रेट पावर ऑफ स्पिरिचुअल एलिवेशन, दे हैड ग्रेट पावर ऑफ स्पिरिचुअल एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? उद्धार, उद्धार हिंदी में उद्धार। तो कह रहा है कि क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग जो है ना, इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है जिससे इनका उद्धार हो सकता है। जैसा कि आप जानते हो हमारे ऋषि मुनि वो स्पिरिचुअलिटी दैवी शक्तियों के माध्यम से या देवताओं में ध्यान लगा करके अपना एलिवेशन कर लिया, उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। तो उसी बात के लिए वो कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग हैड ग्रेट पावर ऑफ स्पिरिचुअल एलिवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोल, अपनी आत्मा के विकास के लिए भी उनके पास बहुत सारा पावर है। बट दे वेस्टेड ऑल दैट पावर इन इंक्रीजिंग वेल्थ एंड स्पेंडिंग इट इन वेस्टफुल प्लेजर। क्या कह रहा है कि वी ऑल हैव स्पिरिचुअल पावर, हम सबके पास क्या है? स्पिरिचुअल पावर है। एंड वी कैन एलिवेट आवर सेल्फ, हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? उद्धारित कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। बट वी आर वेस्टिंग या वी आर लॉसिंग दिस पावर इन इंक्रीजिंग वेल्थ एंड स्पेंडिंग इट। हम अपने इस पावर को कहाँ वेस्ट कर रहे हैं? इंक्रीजिंग वेल्थ, संपत्ति को बढ़ाने में, एंड स्पेंडिंग इट, और इसको खर्च करने में, इस संपत्ति को खर्च करने में। किस लिए? इन वेस्टफुल प्लेजर, वेस्टफुल प्लेजर फालतू के आनंद में। जैसे कि कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बाइक है तो कार लेने की सोचेंगे, कूलर है तो एसी लगाने की सोचेंगे। तो ये वेस्टफुल जो प्लेजर्स हैं ना, आनंद है, या कई बार लोग जो है शौक़ के लिए बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ये जो वेस्टफुल प्लेजर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपने इनकम को या अपनी मनी को क्या कर रहे हैं? स्पेंड कर रहे हैं। और मनी स्पेंड करने के बाद और मनी बनाने के लिए हम अपने आप को बिजी रख रहे हैं। लेकिन किसी को ये चीज़ नहीं पता है कि हम अपने पावर को इन सारी चीज़ों में क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। आई होप फर्स्ट 2 लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आगे देखते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बूम। तो लिटिल आपको पता ही है, वेरी लिटिल या वेरी लेस। वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। क्या कह रहा है? वी आर बिजी इन आवर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हम अपने भौतिकतावादी संसार में बिजी हैं। बट
वी डू नॉट सी या वी डू नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड्स नेचर। हम नेचर की तरफ बिल्कुल भी अपनी अटेंशन को नहीं दे रहे हैं या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दैट इज़ आवर्स का मतलब हो गया दैट इज़ अराउंड अस, या जो कि हमारे आसपास है या जिससे हम घिरे हुए हैं। और फिर आगे क्या कर रहा है वो कि दे डू नॉट फाइंड, मतलब जो ह्यूमन बीइंग हैं मॉडर्न टाइम के, दे डू नॉट फाइंड टाइम टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। दे हैव नो कम्युनिकेशन विद नेचर, दे हैव नो कम्युनिकेशन विद नेचर। उनका नेचर के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। और इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, खुद को नेचर से क्या किए जा रहे हैं, दूर लिए जा रहे हैं, या नेचर से अपने आप को सेपरेट किए जा रहे हैं। फिर आगे क्या कहता है, वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन। सॉर्डेड बोन, तो सॉर्डेड मतलब हो गया डर्टी, और बोन मतलब ब्लेसिंग। तो हमने अपने हर्ट को कहाँ अटैच कर रखा है, डर्टी या हेटफुल बोन्स में, अपने बुरी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है, या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर रखा है। तो वो क्या कह रहा है कि दे हैड कम्प्लीटली बार्टर्ड देयर हार्ट्स एंड सोल विद मर्केनरी बार्गेन्स। मर्केनरी बार्गेन्स मतलब छोटी मोटी चीज़ों में या सौदे में। तो वो क्या उसने अभी 4 लाइन्स में बोला, एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ कि इन 4 लाइन्स में पोएट क्या कह रहा है। तो पोएट ये कहना चाह रहा है कि द ह्यूमन बीइंग या द वर्ल्ड, यहाँ पर इसको ऐसे कह सकते हो, ह्यूमन बीइंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड या मैन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आर बिजी ऑल टाइम इन अर्निंग मनी एंड स्पेंडिंग इट इन वेस्टफुल थिंग या इन ट्राइवल थिंग्स। तुच्छ चीज़ों में इसको स्पेंड करने में बिजी है। एंड दे डू नॉट पे अ लिटिल बिट अटेंशन या अ लिटिल अटेंशन टूवर्ड्स द नेचर दैट इज़ अराउंड देम, जिसके आसपास है। एंड इन दिस वे दे सेपरेटेड देम, मतलब आज की जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे सेपरेटेड देम फ्रॉम नेचर। दे हैवंट एनी टाइम टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, और दे डू नॉट या दे हैव नो कम्युनियन विद नेचर। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and all up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not. आगे देखिए क्या कह रहा है कि कहता है दिस सी दैट बेयर हर बॉशम। अब बच्चों देखिए, इसमें या इस स्टेंजा में या इस लाइंस में पोएट एक ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट कर रहा है हमारे सामने, जिसमें उसने क्या काम किया है, सी और मून को पर्सनिफाइड किया है। पर्सनिफाइड मतलब मानवीकरण करना। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह प्रेजेंट करना। तो सजीव की तरह प्रेजेंट करना, अगर हम सी की बात करें तो ये निर्जीव है, मून की बात करें तो ये निर्जीव है, लेकिन हम इसको सजीव की तरह या इसको अच्छे से एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करेंगे, या पोएट इसमें उनके साथ ऐसा ट्रीट करता है। तो देखिए क्या कह रहा है,
this sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune, it moves us not. तो in this stanza, the poet creates a beautiful picture using personification of the sea and the moon. The poet uses a straightforward image of sea in female form exposed to the view of moon. तो आप देखते हैं कि इस फर्स्ट लाइन में उसने कहा है सी और आगे क्या कह रहा है, बेयर हर बॉशम. बॉशम आपको पता है कि लेडीज़ के ब्रेस्ट को बॉशम कहते हैं. तो यहाँ पे शी को एक फीमेल के रूप में प्रेजेंट किया गया है और जिसने अपने बॉशम को ओपन कर रखा है, ब्रेस्ट को ओपन कर रखा है, अपने चेस्ट को ओपन कर रखा है टूवर्ड्स मून. तो कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर को उसने प्रेजेंट किया है कि समुद्र एक लेडी की तरह है, लेटी हुई है और उसका बॉशम या उसका चेस्ट या उसका सीना ऊपर मून की तरफ है. तो द पोएट एक्सप्लेन्स या द पोएट पर्सनिफाइड द सी हियर. आगे क्या कहता है वो, द साइट ऑफ ग्रैंड सी या ग्रेट सी लाइंग ओपन इन द ग्लेयर ऑफ मूनलिट नाइट. और ये जो समुद्र है, इतना विशाल समुद्र है, इट इज़ लाइंग, ये लेटी हुई है कहाँ, इन मूनलिट, चंद्रमा की रोशनी में. आगे वो कहता है द विंड्स दैट विल बी हॉवलिंग एट ऑल आवर्स, और बोलता है द विंड्स दैट वुड बी मेकिंग हॉरिबल साउंड ड्यूरिंग द डे. बच्चों इस चीज़ में विंड को समझने की कोशिश करना. विंड मतलब आपको पता है हवा, और हवा दिन की बात करें तो दिन में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, शोरगुल के साथ, कोलाहल के साथ, आंधी तूफान भी आ जाते हैं. लेकिन हम नाइट की बात करें तो हवा बिल्कुल शांत हो जाती है. तो उसने नाइट की हवा को कंपेयर किया है किससे, स्लीपिंग फ्लावर से, सोते हुए फूल से. तो वो कहता है द विंड दैट विल बी हॉवलिंग एट ऑल आवर्स. हॉवलिंग मतलब हॉवलिंग साउंड या रोरिंग साउंड जो क्रिएट करता है कौन, विंड. कब करता है, एट द डे टाइम, दिन के समय. वो क्या हो जाता है, आर अप गैदर्ड नाव. अप गैदर्ड नाव मतलब बिकम काम या बिकम calm and become quiet at the night, या नाइट में बिल्कुल शांत हो जाता है, like the sleeping flower. किसकी तरह, स्लीपिंग फ्लावर की तरह. तो देखिए स्लीपिंग फ्लावर के पहले लाइक वर्ड यूज किया है, और लाइक वर्ड से हमने पहले ही बताया था सिमिली, जो एक पर्सन अपना एक लिटरेरी टर्म है सिमिली, उसमें लाइक और सो जैसे वर्ड्स के साथ दो डिफरेंट चीज़ों में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है. तो आपने यहाँ देखा कि एक तरफ स्लीपिंग फ्लावर है और एक तरफ है विंड, हवा. इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है और कंपेयर के लिए वर्ड यूज किया गया है लाइक. तो यहाँ देखो सिमिली भी यूज किया गया है. तो उसने क्या बताया कि द विंड दैट क्रिएट्स हॉवलिंग साउंड in the daytime and becomes calm and quiet in the night like the sleeping flowers. आगे कहता है for this, मतलब for this thing, मतलब सी के लिए और विंड के लिए. for this, for everything and for every natural thing.
वी आर आउट ऑफ ट्यून। वी आर आउट ऑफ ट्यून मतलब वी आर नॉट फॉलोइंग द नेचर। आउट ऑफ ट्यून का मतलब हो गया कि हम नेचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, इट मूव्स अस नॉट। इट नेचर की बात कर रहा है या नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहा है कि ये जो नेचुरल ब्यूटी है ना, इट डज नॉट अट्रैक्ट अस, ये हमें अट्रैक्ट नहीं करता। तो बच्चों पूरे इन 4 लाइंस में या इन 4 लाइंस में पोएट क्या एक्सप्लेन करता है कि द सी दैट इज़ लाइंग इन ग्रेट फॉर्म, जो कि लेटी हुई है एक विशाल रूप में, एंड द विंड दैट क्रिएट्स अ हाउलिंग साउंड एट द डे टाइम एंड बिकम्स calm and quiet at the night time like the sleeping flowers. For these two things and for every natural things we are out of tune, मतलब we are not paying attention towards any natural thing, and these natural beauty are the beauty of nature does not affect us या does not attract us. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं इन शुरू की 8 लाइंस को एक बार जल्दी से वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि वो कहता है पोएट कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसके जो पीपल हैं, इसके जो मेन हैं, दे आर बिजी एवरी टाइम या ऑल टाइम इन स्पेंडिंग मनी एंड अर्निंग मनी, एंड दे आर स्पेंडिंग देयर मनी इन वेस्टफुल थिंग्स। फालतू की चीज़ों में अपने मनी को वेस्ट करते जा रहे हैं। एंड दे डू नॉट पे लिटिल बिट अटेंशन टूवर्ड्स द नेचर, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी किधर, नेचर की तरफ। और इस तरह से वो उन्होंने अपने हार्ट को, अपने हृदय को नेचर से बिल्कुल क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, दूर कर लिया है। फिर आगे वो कहता है कि नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सी जो कि विशाल रूप में फैली हुई है चंद्रमा के नीचे या चंद्रमा की रोशनी में, और जैसे कि हवाएं जो दिन में काफ़ी तेज़ चलती रहती है, हाउलिंग साउंड क्रिएट करती रहती हैं, और नाइट में सोते हुए फूल के समान बिल्कुल शांत हो जाती हैं। इन सब चीज़ों के लिए या प्रकृति के अन्य चीज़ों के लिए वी हैव नो टाइम, इन सब के लिए अपने पास टाइम नहीं है। एंड वी डू नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड्स देम, और हमने उनकी तरफ ध्यान देना भी छोड़ दिया है। एंड दे डू नॉट अट्रैक्ट अस, और वो हमको अट्रैक्ट भी नहीं करती हैं। तो मॉडर्न टाइम में कैसे चेंजेस आ गए हैं। अब बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताया था कल कि दिस पोएम इज़ अ सोनेट दैट इज़ रिटन इन इटालियन फॉर्म या पेट्राकन मॉडल। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी राइमिंग स्कीम मैं आपको बताऊंगा। तो राइमिंग स्कीम कल मैं बता रहा था, तो मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि दिस पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज़ ऑक्टेव दैट कंटेन्स 8 लाइन्स एंड द सेकेंड पार्ट इज़ सेस्टेट दैट कंटेन्स 6 लाइन्स। तो ये जो 8 लाइन्स आपने शुरू की पढ़ी हैं, इसमें हम राइमिंग स्कीम देखने की कोशिश करते हैं या इसकी राइम स्कीम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन आपका जो है, फर्स्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड है, राइमिंग स्कीम पहचानने की कोशिश करते हैं। कैसे पहचाना जाता है कि फर्स्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड है उसको बोल के देखिए क्या है, सून, ऊन सून आ रहा है। तो आप ये देखिए, इसको आपने ए नाम दे दिया, ए राइमिंग स्कीम हम मार्क करने जा रहे हैं, इसको हमने ए नाम दे दिया। दूसरे वर्ड लाइन के लास्ट वर्ड को देखें तो क्या लिखा रहा है, पावर्स, आवर्स लास्ट में बोलते हैं, आवर्स। तो ये क्या ऊपर वाली लाइन से मैच कर रहा है, सून से नहीं मैच कर रहा है, डिफरेंट है, तो हमने इसको बी नाम दे दिया। थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड देखिए आवर्स। अब देखिए आवर्स और पावर्स ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो आवर्स पावर्स में क्या करेंगे हम, सेम, जो वर्ड सेम होगा उसको सेम राइम करेंगे या सेम राइमिंग मार्क करेंगे। तो हमने आवर्स में क्या मार्क किया था, बी, तो हमने इसको भी बी मार्क कर दिया। और लास्ट वर्ड देखते हैं चौथी लाइन का, तो क्या है, बून। तो बून
तो ऊपर वाली लाइंस में देखेंगे तो ये सून के साथ मैच कर रहा है, वहाँ सून था यहाँ बून था, तो देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो ऊपर वाली सून को क्या आपने मार्क किया था ए, तो इसको भी ए मार्क करेंगे। तो देखिए आपने क्या मार्क किया, ए बी बी ए, हो गया ए बी बी ए। तो हमने कल आपको बताया था कि ऑक्टेव पार्ट की जो राइमिंग स्कीम थी अपनी ए बी बी ए था, तो शुरू की 4 लाइन में ए बी बी ए आपका बन गया। तो इस तरह से आगे के भी लाइंस बनते जाएंगे। अब हम देखते हैं आगे की पोएम्स, या इस तरह से राइमिंग आपके मार्क होते हैं। और आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। ग्रेट गॉड, I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn. Have sight of Proteus rising from sea, or hear old Triton blow his raised horn. Now the poet is requesting या praying to God, वो भगवान से प्रे कर रहा है। और इस स्टेंजा में हम क्या देखेंगे कि कैसे हम वर्ड्सवर्थ को ग्रेट नेचर पोएट कहते हैं, या वर्ड्सवर्थ के पोएम में नेचर किस तरह से ज़्यादा रोल प्ले करती है, ज़्यादा पावरफुल हैं। तो दिस स्टेंजा रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ डीप लव फॉर नेचर। इसमें हम वर्ड्सवर्थ का लव देखेंगे जो बहुत डीप है, किसके प्रति, नेचर के प्रति। तो क्या कहता है पैगन, पहले तो बात करें पैगन की। देखो वर्ड मीनिंग में बच्चों लिखा हुआ है, ये पैगन क्या है, एक फॉलोवर है एंशियंट रिलीजन ऑफ रोम इन विच पीपल बिलीव इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो क्या कह रहा है कि पैगन कौन है, जो कि पुराने धर्म में या प्राचीन धर्म में विश्वास करे, रोम के प्राचीन धर्म में विश्वास करे, और साथ ही साथ वो बहुत सारे देवताओं और देवियों में विश्वास करे, बहुदेववाद हो, मतलब बहुत देवताओं में विश्वास करे। शकल्ड का मतलब क्या हो गया, नॉरिश्ड या ब्रॉट अप, जिसमें पालन पोषण कहते हैं। और क्रीड का मतलब होता है फेथ या बिलीफ, मतलब ऐसे विश्वास में या ऐसी आस्था में। आउटवॉर्न का मतलब होता है आउटडेटेड, आउटडेटेड मतलब जो बीत चुका है। और ली को आप मेडो भी बोलते हैं, पास्चर भी कहते हैं, चरागाह जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ग्लिम्सेस को झलक, जिसको शॉर्ट व्यू भी बोलते हो आप। और फॉरलोन का मतलब होता है अलोन। और रेज्ड हॉर्न एक कॉन्च टाइप हॉर्न होता है, मतलब शंखनुमा एक वाद्य यंत्र होता है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि द पोएट इज so much disgusted या so much sad या too much sad with ugly life of his age। उसके एज में जो अगली लाइफ लोग जी रहे हैं, जो बहुत गंदी सी लाइफ जी रहे हैं, विदाउट एनी इंटरेस्ट टूवर्ड्स नेचर, ऐसी लाइफ जो जी रहे हैं वो लोग, उनसे वो क्या हो गया है, डिस्गस्टेड या मतलब फेड ऑफ, तंग आ चुका है। एंड ही डिजायर्स टू रन अवे टू द एज ऑफ पैगन्स। और वो क्या इच्छा करता है कि वो भाग जाए, टू रन अवे टू द एज ऑफ पैगन्स, पैगन्स वाले युग में भाग जाए या पैगन्स वाले एजेस में भाग जाए। जो कि कैसे होते थे ये पैगन्स, हु वर सिंपल एंड इनोसेंट पीपल। पैगन्स कैसे होते थे, बहुत सिंपल और बहुत इनोसेंट होते थे। वो उनके एज में भाग जाना चाहता है। द पैगन्स बिलीव्ड in various gods and goddesses found in nature। और जैसा कि पहले अभी मैंने आपको बता दिया कि जो पैगन्स होते थे वो बहुत सारे देवता और देवियों में विश्वास करते थे, जो कि नेचर में पाए जाते थे। आगे क्या कहता है वो,
ही डिक्लेयर्स, वो कहता है कि he declares that he would prefer to be a pagan rather than be affected by the growing materialism in the world। क्या कह रहा है कि वो पैगन बनना ज़्यादा पसंद करेगा बजाय इस मॉडर्न वर्ल्ड में मटेरियलिज्म से या मटेरियल थिंग से क्या हो, अफेक्टेड हो या इससे प्रभावित हो। ठीक है, और ऐसे टाइम में वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रहा है, सो माइट वो ऐसे में अपने आप को क्या इमेजिन कर रहा है कि ही इज स्टैंडिंग ऑन अ मिडो या ऑन अ ली या ऑन अ पास्चर, चरागाह पे। वो अपने आप को क्या महसूस कर रहा है कि वो अपने आप को ये मान रहा है कि वो पैगन बनने के बाद वो पास्चर में या चरागाह पर अकेला खड़ा है और वहाँ से वो क्या कर रहा है, देख रहा है। क्या देख रहा है? द ग्लिम्सेस ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन mythical gods Proteus and Triton। It means he is standing on the pasture near the sea। pasture कहाँ है? समुद्र के बगल में जो चरागाह है वहाँ पे वो खड़े होकर के he was looking या he was watching the glimpses of ओल्ड या एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजिकल गॉड्स। और वो गॉड्स कौन हैं? प्रोटियस एंड ट्राइटन। उनको देखते हुए वो वहाँ पे खड़ा है और साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि प्रोटियस वुड बी सीन इमर्जिंग फ्रॉम द सी एंड Triton would be blowing his conch-like horn। वहाँ मिडो पे वो खड़े खड़े या पास्चर में खड़े खड़े क्या देख रहा है? That the Proteus is coming out या emerging, निकल के आ रहे हैं या बाहर आ रहे हैं। कहाँ से? From the sea, समुद्र से। And the Triton was blowing। Triton क्या कर रहा है? बजा रहा होता है। क्या बजा रहा होता है? कॉन्च लाइक हॉर्न, मतलब उसके पास जो शंख रूपी यंत्र है, वाद्य यंत्र है, उसको वो बजा रहा होता है। ओके, तो इन दिस वे ही वुड नॉट फील लोनली एंड सैड एट ऑल इन द कंपनी ऑफ रोमन एंड ग्रीक गॉड्स। आगे लिखा है ना कि ही हैव ग्लिम्सेस that would make me less forlorn। लेस फॉरलॉन मतलब वो अपने आप को अकेला नहीं फील करता है जब वो कहाँ खड़ा हुआ होता है? पास्चर में। और साइड किसके देख रहा होता है? क्या दृश्य देख रहा होता है कि प्रोटियस और ट्राइटन अपने अपने काम में बिजी हैं। तो एक बार मैं वापस से आपको इसको रिवाइज करता हूँ। देखिए क्या कर रहा है कि पोएट जो है आज के मटेरियलिस्टिक लाइफ से, आज के मॉडर्न लाइफ से बिल्कुल फेडअप आ चुका है या बिल्कुल तंग आ चुका है और वो कहता है कि गॉड, मैं एक पैगन बनना चाहता हूँ या एक पैगन वाले युग में जाना चाहता हूँ। पैगन मैंने आपको बता दिया कि बहुत सिंपल और इनोसेंट पर्सन होते हैं जो बहुत सारे देवी देवताओं की मान्यता रखते हैं कि नेचर में बहुत सारे देवी देवता पाए जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं एक पैगन के युग में जाना चाहता हूँ ताकि मैं एक चरागाह में खड़ा हो जाऊँ और वहाँ पर खड़े होकर के मैं वहाँ पे किसके दृश्य को देखूँ? प्रोटियस को और ट्राइटन को। मैं वहाँ से ये देख सकूँ कि प्रोटियस समुद्र से बाहर निकल के आ रहे हैं और ट्राइटन अपने कॉन्च लाइक हॉर्न को या शंख रूपी यंत्र को या वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं और उनके कंपनी में मैं अपने आप को अकेला न फील करूं, ऐसा वो कहता है या ऐसा वो रिक्वेस्ट करता है। किससे? गॉड से।
तो एक बार वापस से देख लीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दिस स्टेंजा रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ डीप लव फॉर नेचर। देखो नेचर के बारे में बात कर रहा है वो, सी, प्रोटियस, कॉन्च लाइक सेल, ग्लिम्पसेस, मिडो, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। और ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? नेचर से। तो दिस स्टेंजा या दीज लाइन्स शोज द पोएट्स डीप लव फॉर द नेचर। आगे वो क्या कर रहा है? द पोएट इज सो मच disgusted या the poet is fed up with the ugly life of his age and he desires या he wants to run away, वो भाग जाना चाहता है कहाँ? to the age of pagans, pagans के एज में भाग जाना चाहता है। who were simple and innocent person, जो कि क्या थे? बहुत सिंपल और बहुत इनोसेंट पर्सन थे। और फिर ये भी कहता है वो कि he declares that he would be prefer to be a pagan. It means he wants to be a pagan. And why he wants so? He wants to be a pagan so that he would stand on the meadow at the seaside, and from there he would see the glimpses of sea god Proteus who is coming out from the sea, and he would also see the Triton who is blowing his conch like horn, या he is blowing his horn। तो वो ये सारी चीज़ें देखना चाहता है। एंड फर्दर ही सेज दैट इन दिस वे he would not feel lonely and sad in the company of Roman and Greek gods। और जब इन लोगों की कंपनी में वो वहाँ पे खड़ा रहेगा तो he will not feel lonely and sad, so he is ready to accept paganism for Christianity for the sake of his love of nature। It means he is totally ready to be a pagan। और ऐसा वो क्यों चाहता है? फॉर हिज लव फॉर नेचर, क्योंकि वो नेचर से बहुत प्रेम करता है, वो नेचर के नज़दीक जाना चाहता है, इसलिए वो पैगन बनना चाहता है। तो बच्चों आपने ये चीज़ समझ लिया कि फर्स्ट 8 लाइन में उसने बता दिया कि आज का मॉडर्न वर्ल्ड कैसा है और लोग कहाँ बिजी हैं, कैसे फालतू चीज़ों में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। फिर लास्ट जो 6 लाइन्स में वो अपने डिज़ायर को प्रेजेंट करता है, अपनी इच्छा को हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि वो एक पैगन बनना चाहता है। और वो पैगन इसलिए बनना चाहता है ताकि वो एक चरागाह में खड़ा होकर के और वहाँ पर से वो देख सके कि लोगों को कैसे कैसे नेचुरल ब्यूटीज़ नहीं दिखाई देती हैं, और वो उस नेचर को फील कर सके, उस नेचुरल ब्यूटी को महसूस करके उससे एंजॉय प्राप्त कर सके। और साथ ही साथ वो ये कहता है he wants to be a pagan for his love for nature। वो अपने प्रेम, उसका प्रेम किसके प्रति है? नेचर के प्रति। इस वजह से वो एक पैगन बनना चाहता है। सो बच्चों आज के लेक्चर में आपको इस पोएम को मैंने कंप्लीट कराया और आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड, कोई लाइन आपको डिस्टर्ब करे तो you can ask me through the message or through the comment। okay? So बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।